गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के किसी रंग की वायु में तरंग है ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, जबकि जल में 4500 एंगस्ट्रॉम है, तब जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। वायु में तरंग है ये और जल में तरंग है 13। क्वेश्चन है, जल में तरंग है बराबर कितना दे रखा है 4500 तथा वायु में तरंग है, वायु में तरंग है 6000 एंगस्ट्रॉम हमें पता है। हमें क्या याद करना है, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, जल में प्रकाश की चाल हमें याद करना है। तो इसे याद कैसे करें, सॉल्यूशन हम जानते हैं। अपवर्तनांक पढ़ा था हमने, अपवर्तनांक किससे लिख रहे थे, n से। क्या फॉर्मूला था, प्रकाश का वायु में, प्रकाश का वेग बटा में, प्रकाश का वेग बटा में किसी माध्यम में वेग, n बराबर c अपॉन v। तो यहां पे दैट इम्प्लाई n, इसके लिए क्या कर ले, जल के लिए, जल को वाटर से, n w बराबर इसके होगा, दोनों एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन vw, और n हवा के लिए एयर, तो 1 अपॉन va। हमें क्या निकालना है जल के लिए, तो nw अपॉन na जब हम करेंगे, nw अपॉन na करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन vw अपॉन 1 अपॉन va। जब इसको हम पलटेंगे तो va कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, और हमारे पास तो क्या आएगा nw अपॉन na बराबर va अपॉन vw। इसे लिखते हैं समीकरण नंबर 1। अपवर्तनांक और वेग में तो ये संबंध आ जाता है। अब देखो वेग में और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है तरंग वेग समीकरण, तरंग वेग समीकरण कक्षा 11 में है। v बराबर n लैम्डा, या v और लैम्डा एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती होते हैं। कैसे होते हैं, समानुपाती होते हैं। तब हम समीकरण 1 को क्या लिख सकते हैं, तब समीकरण 1 से क्या बन जाएगी, समीकरण 1 nw अपॉन na बराबर va अपॉन vw बराबर v और लैम्डा दोनों कैसे हैं, समानुपाती हैं। तो यहाँ a है, वहां पर a, और जहां पे w है वहां पे w। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या बन गई, nw अपॉन na बराबर है va अपॉन vw, और ये किसके बराबर है, लैम्डा a अपॉन लैम्डा w। अब हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है, और किसका, इसका वेग निकालना। तो देखिए समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, समीकरण 2 से हमें वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों को लेके चलना है। इसको छोड़ो, अपवर्तनांक क्या बन जाएगा, va अपॉन vw बराबर लैम्डा a अपॉन लैम्डा w। हमें vw निकालना है, पलट दो दोनों तरफ, क्या बन जाएगा vw अपॉन va बराबर लैम्डा w अपॉन लैम्डा a। हमें निकालना है vw का मान, तो vw बराबर क्या सूत्र बन जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा
वायु में वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 8, 3 गुणा 10 की पावर 8। जब सॉल्यूशन करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 के 45, 15 चौको 60, 3 बटा में 4 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 8, या 3 या 9 बटा 4 गुणा 10 की पावर 8। 9 को 4 से भाग करें तो क्या आएगा? 4 दूनी 8 दशमलव 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 गुणा 10 की पावर 8। ये है VW का मान। वेग है तो मात्रक क्या आएगा? मीटर पर सेकंड। ये होगा हमारा आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में? तो देखो आगे। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का अपवर्तनांक है 4/3। क्वेश्चन, जल का NW का मान है 4/3 और क्या कह रहा है? और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन कर रही है, NWG निकालना है। NWG हमें फाइंड आउट करना है। NWG का क्या मतलब? कांच का जल के सापेक्ष NW अपॉन NG क्या निकल रहा है? जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का कांच के सापेक्ष जो नीचे होता है उसके सापेक्ष निकालते हैं। NWG कैसे लिखेंगे? जो पहले है वो नीचे, जो बाद में राइट साइड से चलते हैं इसे ज्ञात करने के लिए। तो NW अपॉन NG। NW का मान हमें दे रखा है 4/3 NG का मान दे रखा है 3/2। तो NWG इसके बराबर आ जाएगा 4/3। इसको पलटेंगे तो उल्ट जाएगा ये 2/3। तो NWG का मान 4 8/3 दिया 9, 8/9 के बराबर आ जाएगा। और जो अपवर्तनांक होता है ये मात्रक ही राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। ये कुछ उदाहरण है, आपको सॉल्यूशन करके देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टडी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण लेकर चलेंगे जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं सर? टोटली पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करते हैं। और पहला उदाहरण लेकर चलते हैं मरीचिका। लेकिन मरीचिका क्या होती है? तो मरीचिका क्या होती है? गर्मियों के दिनों में जब जून जुलाई होती, गर्मी होती, काफी तेज धूप होती है, तब हम जब सड़क पर जाते हैं, बाइक लेकर हम सड़क पर जाते हैं, पैदल जाते हैं, जैसे भी, तो जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क से कुछ दूरी पर हमें ऐसा लगता है कि सड़क गीली है। क्या है? सड़क गीली है। लेकिन जब हम पास जाकर देखते हैं तो वो सड़क गीली नहीं होती है। और ये हमारे क्या होता है? दृष्टि भ्रम होता है।
क्या होता है? दृष्टि भ्रम। और इस दृष्टि भ्रम के लिए कौन जिम्मेवार होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना के कारण हमें गर्मियों में थोड़ी दूरी पर सड़क गीली दिखाई देती है, लेकिन जब वहां पर जाकर देखते हैं तो वो सड़क गीली नहीं होती है। इसी प्रकार से जब रेगिस्तान में ये है कि जब रेगिस्तान में गर्मी होती है, रेगिस्तान में क्या होती है? रेत ही रेत होती है। तो हिरण जब देख उसको प्यास लगती है तो वो देखता है सामने तालाब है, मिट्टी क्या दिखाई देती है उसे? तालाब दिखाई देती है। और जब वो वहां जाकर देखता है तो वहां पे क्या होता है? रेत होता है। वहां पे कोई पानी का सरोवर या तालाब नहीं होता। ये भी क्या है? दृष्टि भ्रम होता है। क्या होता है? दृष्टि भ्रम होता है। और इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब देखिए मरीचिका क्या होता है? गर्मियों के दिनों में, गर्मी के दिन है तो ये कोई पेड़ है, ठीक है? गर्मी के दिनों में जमीन के पास वाली, जमीन के पास जो वायु होती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा गर्म हो जाती है। गर्म होने से जमीन के आसपास की जो वायु है गर्म हो गई, और गर्म हो गई तो ये कैसी हो गई? हल्की हो जाती है। गर्म वायु कैसी होती है? हल्की। और ऊपर है वो कैसी है? ठंडी वायु इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे जो माध्यम होगा वो कैसा होगा? विरल माध्यम होगा। जो प्रकाश आएगा उसके लिए यहाँ की जो वायु है वो कैसे माध्यम की तरह कार्य करेगी? विरल माध्यम की तरह कार्य करेगी। और जो ऊपर वायु है वो कैसे माध्यम? सघन माध्यम की तरह। कैसा कार्य करेगी? सघन माध्यम की तरह कार्य करेगी। जब प्रकाश की किरण पेड़ के ऊपर से आती है तो कहां से आती है? सघन माध्यम से आती है। कहां पे आती है? विरल माध्यम में आती है। और इस सतह से टकराने के बाद क्या होती है? वापस सघन माध्यम में लौट जाती है। अर्थात वहां पे कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिस वजह से हमें इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। किसकी वजह से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से। और ये घटना ज्यादातर कहां पे होती है? नदी या तालाब के किनारे। और ये उल्टा प्रतिबिंब हमें पानी के अंदर दिखाई देता है। एक बार फिर से देख लो, गर्मियों के दिनों में जब किसी तट के ऊपर कोई पेड़ है, पेड़ के पास या जमीन के पास, जो निचला हिस्सा है पेड़ का, जमीन के पास की वायु कैसी हो जाती है? गर्म हो जाती है। गर्म वायु कैसी होती है? नॉर्मली ऐसे तो हल्की होती है। और पेड़ के ऊपर ऊपरी भाग में वायु कैसी है? इस वाली वायु की अपेक्षा गर्म, सॉरी ठंडी है। और गर्म वायु कैसे माध्यम का कार्य करती है? विरल माध्यम का कार्य करती है। और ठंडी वायु कैसे माध्यम का कार्य करती है? सघन माध्यम का कार्य करती है। जब कोई प्रकाश की किरण पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर आती है, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, तो इस सतह से टकराने के बाद ही वापस सघन माध्यम में ही लौट जाती है। तो वहां पे कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। और हमें इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और ये ज्यादातर कहां पे होती है? जल के अंदर, अर्थात जल के ऊपर हमें उल्टा पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। और इसे हम क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। ये है पहला उदाहरण, डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण लेकर चलते हैं हम हीरे का। सेकंड उदाहरण है हमारे पास हीरा, हीरे का चमक। हीरा क्यों चमकता है? ये कहते हैं हीरा एक ऐसी वस्तु है जो अत्यधिक चमकती है। क्यों चमकती है? देखिए, जो हीरा है इस हीरे का
अपवर्तनांक अत्यधिक होता है, कितना होता है 2.4। हीरे का जो अपवर्तनांक है वो कितना होता है 2.42 होता है। और जो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है, क्रांतिक कोण वो 24.4, एक ले लेते हैं 2 या 9 ले चलते 24.4 होता है। जब कोई प्रकाश, ये हीरा है या कैसा के लिए एक बार इस हीरे में प्रवेश कर जाए, जब प्रकाश की किरण इस हीरे पर आपतित होती है, तो जब प्रकाश की किरण इस हीरे में एक बार प्रवेश कर जाए तो ये हीरा अनंत काल तक चमकता रहता है। क्यों चमकता है? क्योंकि हीरे के अंदर कौन सी घटना होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिस वजह से ये हीरा काफी चमकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हीरा क्यों चमकता है? क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको हीरे का अपवर्तनांक याद रखना है और उसके क्रांतिक कोण का मान कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। नंबर 3 प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? नया नाम चला ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इस इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? जो प्रकाशिक तंतु है, तंतु क्या होते हैं? बारीक रेशे होते हैं। तो बारीक जो रेशे हैं, ये बारीक रेशे इसके बने हो क्वार्टज या कांच के। किससे बने होते हैं? क्वार्टज या कांच के बने होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक। जैसे हमारे धागा होता है वैसे ही ये फाइबर। फाइबर क्या होता है? तंतु। तंतु क्या होता है? धागा। तो यहाँ पे देखिए प्रकाशिक तंतु किस काम सबसे पहले बात हो, ये प्रकाशिक तंतु किसके बने होते हैं? बारीक क्वार्टज या बारीक कांच के बने होते हैं, गूंथे रहते हैं। जैसे हमारे चोटी गूंथते हैं वैसे ही क्वार्टज या फाइबर को लपेट के एक दूसरे के ऊपर लपेट के ऐसे रस्सी नहीं होती है, वैसे बने होते हैं। और ये ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु कहां पे आते हैं काम में? दृश्य या श्रव्य तरंगों को अत्यधिक दूरी तक, काफी लंबी दूरी तक संचरित करने के काम में लिया जाता है। संचरित करने के काम में लिया जाता है किनको? दृश्य श्रव्य तरंगों या इनके संकेतों को काफी लंबी दूरी तक संचरित करने के काम में लिया जाता है। इसको प्रकाशिक तंतु को क्यों काम में लेते हैं? जिससे कि ऊर्जा की हानि कम से कम हो। ऊर्जा की हानि कम से कम क्यों होगी? क्योंकि ये जो प्रकाशिक तंतु है किसके बने होते हैं? क्वार्टज या कांच के बने होते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रकाशिक तंतु होते हैं। देखिए इसके अंदर एक तो होता है प्रोड और एक होता है अधिपट्टन, जिसे कहते हैं क्लेडिंग। दो बातें होती हैं और इसके ऊपर ई कवर चढ़ा रहता है लास्ट कवर। देखिए क्रोड और क्लेडिंग दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो क्रोड होता है और एक क्लेडिंग। क्रोड का जो अपवर्तनांक है क्लेडिंग के अपवर्तनांक से क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। तो जब कोई प्रकाश की या दृश्य या श्रव्य संकेत इसके अंदर एक सिरे से प्रवेश करता है और वो सकल माध्यम से विरल माध्यम में क्रोड से क्लेडिंग में होता हुआ एक सिरे से होता हुआ दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है, और उसके अंदर कौन सी घटना के कारण बाहर निकलता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ये एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। इस वजह से जो हमारे दृश्य श्रव्य संकेत हैं, तरंगें हैं, वो काफी लंबी दूरी तक आसानी से
बिना किसी ऊर्जा क्षय के संचरित हो सकती है, किनकी सहायता से, प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से। और इसके अंदर क्राउड होता है, तो एक प्लेटिंग होती है, क्राउड का अपवर्तनांक प्लेटिंग के अपवर्तनांक से ज्यादा होता है। एक सिरे से इसमें संकेत 10 सभी संकेत प्रवेश कराते हैं, जिनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। एक सिरे से टकराते हैं, एक सतह से टकराए फिर वापस टकराते हुए एक दूसरे सिरे से निर्गत हो जाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया इसके ऊपर निर्भर करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। आगे एक उदाहरण और लेकर चलिए हम। तो जो प्रिज्म है, प्रिज्म तो देखा होगा आपने। प्रिज्म में भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस वजह से प्रकाश का क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। क्या हो जाता है, विक्षेपण हो जाता है। अर्थात जो प्रकाश श्वेत प्रकाश है हमारा, वो 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम विरजोर के नाम से जानते हैं। कैसे याद रखते हैं, VIBGYOR। ये इस प्रकार से 7 भागों में विभक्त हो जाता है प्रकाश। 1 2 3 4 5 6 7 VIBGYOR। ठीक है। अब देखिए, B से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और G से R से रेड। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्रम आपको याद रखना है। VIBGYOR या बैंगनी है नाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये क्रम, ये जो विभजोर है हमें आगे काम आएगा, विभजोर रंगों के परिक्षेपण में, वहां पे आपको याद करना। तो प्रिज्म भी कौन सी घटना के ऊपर निर्भर है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। इसका जो परिक्षेपण होता है वो। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।